हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, आज 6वें नंबर की क्लास है। इससे पुरानी 5 क्लासें मैंने इस चैनल के आप लोग खोल के देखिएगा, प्लेलिस्ट बनाकर उसमें आपके लिए सेव मैंने कर दी है। और डेली डेली अगर आप लोग क्लासें लेते हैं, ये सारी क्लासें, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपके 25 में से 25 नंबर आराम से बनेंगे, क्योंकि इन क्लासेस के माध्यम से मैं जितने भी पैटर्न के सवाल गणित में बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवा दूंगा। चलिए, तो इस चैनल को खोलिए और प्लेलिस्ट में जाके आरआरबी ग्रुप डी 2025 करके एक प्लेलिस्ट होगी, बस उसको आपको देखते चलना है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, इन क्लासेस के माध्यम से मैं आपका 25 नंबर का जो जुगाड़ है वो मैं सेट कर रहा हूं, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से आज का पहला सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है। इस बार एनटीपीसी के लगभग हर शिफ्ट में यह सवाल पूछा गया था। एक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती हैं और ए वाई के वित्त क्रमानुपाती हैं। चलिए, यदि y का मान 6 होने पर x का मान 97 होता है, तो y का मान 2 होने पर x का मान क्या होगा। चलिए, अच्छा, यहां से अनुक्रमानुपाती तो आपको पता ही होगा, जैसे अनुक्रमानुपाती। चलिए, एक मेरे प्यारे बच्चों होता है वित्त क्रमानुपाती। चलिए, यहां से लिख लेना सही से, हिंदी मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अनुक्रमानुपाती होता है, एक वित्त क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से आप अनुक्रमानुपाती को इंग्लिश में बोलेंगे प्रोपोर्शनल, और यहां पर यह होता है इनवर्सली। चलिए, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल, वित्त क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए, जैसे मैं यहां से आपको बोलता हूं भाई ए बी का अनुक्रमानुपाती है। चलिए, तो सीधा सीधा आपको कुछ नहीं लिखना मेरे प्यारे बच्चों, ए बराबर बी आपको लिखना है, ठीक है ना। सवालों को हल कैसे करेंगे, बस मैं वो तरीका आपको बता रहा हूं। जैसे अनुक्रमानुपाती आपको दिया जाए तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे भाई, दोनों के बीच में आप बराबर का निशान लगा देंगे, बस, ठीक है ना। चलिए, जैसे यहां पर बोला जाए कि ए बी का वित्त क्रमानुपाती। चलिए, तो यहां से आप लोग क्या करेंगे बेटा, इस ए को तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन इस पीछे वाले को आप यहां से क्या करेंगे बेटा, उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे अनुक्रमानुपाती में तो ऐसे बराबर का निशान लगाएंगे, लेकिन वित्त क्रमानुपाती आ गया तो आप आगे वाले को तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन पीछे वाले को क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उल्टा करके लिखेंगे। बस यही करना है आपको। चलिए, जैसे यहां पर बोला गया था भाई एक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती हैं, तो आप बोलेंगे सर x बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ठीक है ना भाई। अनुक्रमानुपाती जब भी आएगा तो आप किसका निशान लगाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। चलिए, फिर यहां से आगे बोला है कि ए वाई का वित्त क्रमानुपाती है, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बराबर में 1/, में वही लिखेंगे। अभी अभी तो सिखाया था भाई, वित्त क्रमानुपाती में आगे वाले को तो ऐसे लिखना, लेकिन पीछे वाले को आप लोग क्या करेंगे बेटा, उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आप लोग क्या करेंगे बेटा, इस ए का जो मान है ना 1/, में वही दे के रखा है, तो यहां से ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 1/, में वही स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ भाई। इस ए देखो, ए का मान 1/, में वही है, तो ए स्क्वायर आप बोलेंगे 1/, में वही स्क्वायर हो गया,
बस इसी के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों अपन को क्या निकालना है, उत्तर निकालना है, ठीक है ना। चलिए, जब भी इस पैटर्न का सवाल पेपर में आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, इधर भी ऐसे बनाओ बराबर में, इधर भी ऐसे बनाओ, ठीक है ना। चलिए, जब भी ये अनुक्रमानुपाती वित्त क्रमानुपाती वाले सवाल पेपर में आते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों तरफ डंडे बनाओ, एक संख्या ऊपर होगी एक संख्या नीचे होगी, वैसे एक संख्या ऊपर होगी एक संख्या नीचे होगी, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है ना। चलिए, अब बराबर के इस साइड में हम मेरे प्यारे बच्चों आप किसको रखेंगे, एक्स को रखेंगे। बराबर के उस साइड में देखो आप किसको रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप वाई को रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से y का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना देके रखा है, 6 देके रखा है, तो y का मान 6 कहां पर रखेंगे, आप बोलेंगे सर x ऊपर था और यहां से y नीचे था, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से x ऊपर है तो यहां से y नीचे है, इस y का मान 6 है तो y स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा बेटा, यहां से 6 का स्क्वायर बेटा 36 हो जाएगा। हमें सब ध्यान रखना है कि x ऊपर है तो y नीचे होगा। देखो यहां से y को अपन ने नीचे रखा है तो फिर x को कहां रखना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। x का मान 97 तो x अपना कहां चला गया बेटा, ऊपर चला गया, यही तो होगा भाई। यहां पर देखो x अगर ऊपर है ना तो y देखो नीचे चला जाएगा, है ना, ऐसे ही आपको रखना है। और यहां पर y नहीं था, यहां पर y स्क्वायर है। चलिए, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे, फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर y का मान 2 है तो इस साइड पर y लिख रहे थे तो आप बोलेंगे सर 2 नहीं लिखेंगे, यहां पर 2 का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि यहां पर y स्क्वायर था। इधर वाला जो x का मान है ये अपन को क्या करना है बेटा, निकालना है, ठीक है ना। इसको काटेगा 9 बार, जैसे वज्र गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे 97 की गुणा किससे करना है बेटा, 9 से करना है, ठीक है ना। इकाई का अंक मैच कर लो, 7 इंटू 9 63, 63 का 3, आप बोलेंगे इकाई के अंक में 3 एक ही ऑप्शन में था तो फिर उत्तर कितना मिलेगा बेटा, ऑप्शन नंबर 4 उत्तर मिलेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को कैसे करना था ये मैंने आपको सिखा दिया, एक बार दोबारा आप लोग देख लो। चलिए, देखो यहां से बोला गया है कि प्रेक्षणों इतना इतना का समांतर माध्य, बेटा समांतर माध्य कुछ नहीं होता, समांतर जो माध्य होता है ना वो कुछ नहीं होता बेटा, एवरेज होता है। मतलब यहां से आपको क्या निकालना है बेटा, औसत आपको यहां से निकालना है, ठीक है ना। अरिथमेटिक मीन जब भी पूछा जाए तो अरिथमेटिक मीन कुछ नहीं होता बेटा, एवरेज होता है, औसत होता है, ठीक है ना। चलिए, अब आप बोलेंगे सर औसत कैसे निकालेंगे, तो यहां से सिंपल सा फंडा यह है भाई, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, आप बोलेंगे सर ऐसे औसत निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा भाई, सभी को जोड़कर संख्याओं का भाग दो, उससे अच्छा आप इकाई के अंक का प्रयोग करिए। देखो इकाई के अंक का प्रयोग कैसे करेंगे, आप बोलेंगे सर इस योग का इकाई का अंक कितना हो जाएगा, तो आप सबको जोड़ने के बजाय आप इकाई इकाई के अंक को जोड़िए। देखो 9 और 2 11, 11 का 1, मतलब इकाई का अंक निकालिए बस, ठीक है ना। 1 और 9 10, 0, 7 8, 8 8 16, 6 4 10, 0, तो यहां से 4। कहने का मतलब इकाई का जो अंक है वो कितना मिलेगा बेटा, 4 मिलेगा। भाई या तो सभी को जोड़कर संख्या का भाग दे लो, है ना। चले, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं कि कल को अगर नंबर बड़े बड़े भी आते हैं ना तो भी आप इकाई का अंक का प्रयोग करके उत्तर निकाल सकते हैं। सबको जोड़ने के बजाय अपन ने इकाई का अंक निकाल लिया योग का, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आप लोग मुझे बताइए, यहां से आप लोग मुझे बताइए भाई, यहां से जो औसत है बराबर में योग का इकाई का अंक 4 है
फिर यहां से टोटल मिलाकर संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए टोटल मिलाकर यहां से संख्या कितनी है, आप बोलेंगे सर यहां से 9 है, ठीक है ना। चलिए अब यहां से आप क्या करेंगे भाई, 1 बाई 1 ऑप्शन को उठाओ और यहां से क्या करवाएंगे बेटा, सेटिस्फाई करवाएंगे। जैसे यहां से पहले ऑप्शन को अपन ने उठाया तो इकाई का अंक उठाओ, औसत का इकाई का अंक उठाएंगे तो इन दोनों को गुणा करने पर बेटा 4 बनना चाहिए। आई बात समझ में भाई। अगर मैं इस चीज को ऐसे करूं भाई, इस 9 को उठाकर आप लोग इधर, क्या इधर नहीं लेके आ सकते क्या, बिल्कुल लेकर आ सकते हो। मतलब 9 को औसत से गुणा करेंगे तो इकाई के अंक में 4 आना चाहिए। चलिए तो आप यहां से औसत का इकाई का अंक 1 उठाओ, क्या दोनों को गुणा करने पर इकाई के अंक में 4 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वैसे यहां से 6 को उठाओ, आप बोलेंगे सर 9 छंग 54, बिल्कुल 4 मिल रहा था, तो यही अपना क्या हो जाएगा बेटा, उत्तर निकल के आ जाएगा। वैसे ही ये भी नहीं होगा, वैसे इस 9 को आप लोग करेंगे, यहां से इसका 9 रखेंगे तो यहां से 1 बनेगा, मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से सिंपल सा फंडा भाई, ये तो अपन को पता ही है ना, ये तो अपन को पता ही है, आप बोलेंगे तो अपन को पता ही है, लेकिन ये बात भी तो अपन को पता है ना कि औसत को संख्या से गुणा करते हैं। अगर औसत को संख्या से गुणा करते हैं तो यहां से अपन को क्या मिलेगा बेटा, योग मिलेगा। इकाई के अंक से सेटिस्फाई करवा लो बेटा। यहां से जो इकाई का अंक है वो आप बोलेंगे भाई, इन सभी का इकाई का अंक जोड़ा तो यहां से 4, टोटल मिलाकर संख्या 9। अब यहां से आप किससे गुणा करेंगे, वो ऑप्शन से उठा लो। जैसे यहां से 6 उठाया, 9 छंग 54 सेटिस्फाई कर गया, मतलब यहां से उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन 2 अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं कि कल को अगर संख्या बड़ी बड़ी भी आती है ना, तो भी आप इकाई का अंक का प्रयोग करके उत्तर निकाल सकते हो। और ये सारे एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल वाले के सवाल हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8,000 है, उसकी कीमत में 12% की कमी और फिर 25% की वृद्धि की गई, नई कीमत ज्ञात करो। आसान से सवाल था। चलिए देखो, स्टार्टिंग वाली कीमत 8,000 गुणा 12% की कमी, 100 में से 12 घटाएंगे, आप बोलेंगे सर 88%, तो 88% को 88 बटे में 100, फिर 25% की वृद्धि, आप बोलेंगे 25% की वृद्धि, 100 में 25 जोड़ेंगे, 125 बटे में 100, उसको 1/4 5/4 करके भी लिख सकते थे, ठीक है ना। चलिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए फिर यहां से आप लोग बोलेंगे भाई 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 4 बार, ठीक है ना। चलिए 2 0 से 2 0 उड़ाया, 4 इसको काटेगा, आप बोलेंगे सर 4 इसको काटेगा बेटा, यहां से 20 बार काटेगा, 20 इंटू 500, 88 की गुणा करेंगे तो यहां से 8800 आ गया, जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलिए आसान सा सवाल था। चलिए अब यहां से एक एवरेज का सवाल आया है। ये सारे एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल वाले के क्वेश्चंस हैं, सीबीटी 1 के, ठीक है ना। चलिए देखो, यहां से ए, बी और सी का औसत 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम है, बी और सी का औसत वजन 42 किलोग्राम है, बी का वजन ज्ञात करो। चलिए देखो, यहां से ये ऐसे सवाल है ना, आपको बार बार मिलेंगे परीक्षा में, ठीक है ना। चलिए जैसे सवाल में आपको इन तीनों का दे के रखा होगा, ए बी सी का कुछ भी दे के रखा होगा, जैसे मान लो 40 दिया है, फिर यहां से ए और बी का भी आपको दे के रखा होगा, जैसे 20 दे दिया, फिर बी और सी का भी आपको दे के रखेगा, जैसे 10 दे के रखेगा, ठीक है ना। चलिए फिर यहां से आपसे सवाल में क्या बोला जाएगा,
बेटा सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि बी का मान ज्ञात करो, इस सवाल में पूछा जाएगा। तो इस पैटर्न के सवालों में पता है क्या होता है भाई, ये एवरेज है। जैसे आप संख्या से गुणा करेंगे तो आप बोलेंगे सर योग निकल गया। जैसे ये भी एवरेज है, संख्या से गुणा करेंगे क्योंकि यहां पर दो संख्या थी, दो से गुणा किया, इधर भी दो संख्या है, दो से गुणा किया, तो यहां से आपका ये क्या निकल गया बेटा, यहां से आपका ये योग निकल गया। ठीक है ना। चलिए अब यहां से ऐसे सवालों में ध्यान रखना, इन दोनों को तो हमेशा आपको प्लस करना है और ऊपर वाले को आपको क्या करना है बेटा, माइनस करना है। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इस वजह से किया, देखो यहां से जैसे ऊपर वाले को माइनस करेंगे ना तो ऐसे एक कट जाएगा, इस एक बी से बी कट जाएगा, इस सी से आपका सी कट जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या बच गया, ओनली बी बच गया। तो इस बी का जो उत्तर है वो आराम से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे अपन दोनों को जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे भाई यहां से कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। फिर ऊपर वाले में से क्या करेंगे, बस घटाएंगे। ठीक है ना। जैसे ऊपर वाले में से घटाएंगे वैसे आपको किसका मान मिल जाएगा बेटा, यहां से बी का मान मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब यहां से बी का मतलब क्या हुआ, यहां से बी का मतलब क्या हुआ भाई, इन दोनों में से जो डबल बार आ रहा था बस उसका मान मिल जाएगा। ठीक है ना। अब डबल बार अगर ए आता तो ए का मिलता, डबल बार अगर सी आता तो यहां से सी का मान यहां से मिलता। वैसे यहां से ए बी सी आप बोलेंगे 45, लेकिन 3 से गुणा किया, ए और बी 40, 2 से गुणा किया, बी और सी 42, यहां से भी 2 से गुणा किया। ये 3, 2 और 2 से गुणा क्यों किया, औसत को योग बनाने के लिए। ठीक है ना। क्योंकि सवाल में अपन को औसत दे के रखा है, जब तक योग अपन नहीं निकालेंगे तब तक कठिन हो जाएगा मामला। बस यहां से कर लो जैसा बताया है। आप बोलेंगे सर ये 135 हो गया, ये 80 हो गया, और यहां से कितना हो गया बेटा, 84 हो गया। चलिए जो भी डबल बार आ रहा था उसका मान बहुत इजीली अपन निकाल सकते हैं। इन दोनों को जोड़कर ऊपर वाले को अपन क्या करेंगे बेटा, यहां से घटाएंगे बस। ठीक है ना। तो यहां से दोनों को जोड़ लो, आप बोलेंगे भाई कितना हो गया 164। अब यहां से बस घटा लो, 164 में से 135 को जैसे अपन लोग घटाएंगे तो यहां से कितना बचेगा बेटा, 29 बचेगा। और यहां से जो 29 है कौन से नंबर के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में प्रेजेंट है। ठीक है ना। चलिए चलिए देखो यहां से निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात करो। मेरे प्यारे बच्चों माध्य कुछ नहीं होता, यहां से माध्य होता है, यहां से औसत होता है। ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों यहां से माध्य कुछ नहीं होता, यहां से एवरेज होता है। मतलब अपन को एवरेज एक तरीके से यहां से निकालना है। ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अंक 14 और विद्यार्थियों की संख्या 91, अंक 26 विद्यार्थियों की संख्या 78, यहां से अंक 44 विद्यार्थियों की संख्या 95, इस प्रकार के टेबल अपन को देख के रखा है। ठीक है ना। चलिए तो यहां से जो औसत अपन निकालेंगे, वापिस से राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है ना। चलिए अब यहां से सबसे पहले तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आप लोग गिन लो। ठीक है ना। चलिए अब यहां से वापस से मैं बोलना चाहूंगा भाई इकाई के अंक का प्रयोग करो। पूरा पूरा अभी कैलकुलेट करने बैठ गए ना, बहुत टाइम लग जाएगा। इकाई के अंक का प्रयोग करो, उत्तर निकल के जाएगा। ठीक है ना। भाई सवाल में औसत अपन को दे के रखा है, योग का इकाई का अंक निकाल लो
और संख्या का एक अंक निकाल लो, आराम से निकलेगा। चलिए अच्छा, यहां से योग कैसे निकलेगा भाई? अंक को जैसे विद्यार्थियों की संख्या के साथ गुणा करेंगे वैसे क्या निकलेगा? योग निकलेगा। भाई योग तो आपको पता ही है ना भाई, संख्या को, विद्यार्थियों की संख्या को अगर अंक के साथ गुणा करेंगे तो यहां से क्या निकल जाएगा? योग निकल जाएगा। मतलब यहां से कहने का मतलब 91 विद्यार्थी हैं और प्रत्येक विद्यार्थी के 14-14 नंबर आए हैं। 91 विद्यार्थी हैं, प्रत्येक विद्यार्थी के 14-14 नंबर आए हैं। तो यहां से योग कैसे निकालेंगे? 14 को 91 से गुणा करो, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं इकाई के अंक का प्रयोग करो। और ये एनटीपीसी 2025 अभी रिसेंट का पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। देखो इकाई का अंक 4 × 1 4, 6 × 8 48 का 8, 4 और 5 20 0, यहां से 6 और यहां से 2, ठीक है ना। अपन ने यहां से अंक को विद्यार्थियों की संख्या के साथ गुणा करके योग का इकाई का अंक निकाल लिया। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे वापिस से वही तरीका, भाई इस संख्या को अपन क्या करेंगे? इधर गुणा कर दो, वापिस से वही तरीका लगाओ, ठीक है ना। संख्या की औसत से गुणा करेंगे तो यहां से योग मिलेगा। और ये जो 4 ऑप्शन अपन को दे के रखा है, ये औसती तो अपन को दे के रखा है भाई, माध्य क्या होता है? औसती तो होता है, ठीक है ना। चले तो यहां से संख्या का भी इकाई का अंक निकाल लो। आप बोलेंगे सर योग का इकाई का अंक कितना हो गया? 8 4 12, 6 18 और यहां से 2 20। कहने का मतलब इस योग का जो इकाई का अंक है वो कितना हो गया? आप बोलेंगे यहां से 0 हो गया। चलिए अब यहां से जो संख्या है वो आप बोलेंगे भाई कितनी है? देखो यहां से इकाई का अंक 8 1 9 5 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा? 20 0, मतलब यहां से 8, मतलब यहां से संख्याओं का इकाई का अंक 8 हो गया। चलिए अब यहां से ऑप्शन में से देख लो यहां पर कौन सी ऐसी संख्या रखे ताकि दोनों को गुणा करने पर 6 बन जाए। क्या इस 6 को रखने से ऐसा होगा क्या? 8 × 6 48 नहीं होगा। चलिए क्या 4 को रखने से होगा क्या? 8 × 4 32, यहां से नहीं होगा। क्या इस 9 को रखने से होगा क्या? 8 × 9 72, नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप बोलेंगे सर 45 का 5 जैसे यहां पर रखेंगे ना, 8 × 5 40, इकाई के अंक में 0, मतलब अपना उत्तर मिल गया। इस वाली अप्रोच से अगर परीक्षा में सवाल बनेंगे ना तो ही पूरे सवाल बन पाते हैं, नहीं तो नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अपन ने कुछ नहीं किया, बस सॉल्यूशन इतना सा है। और एक बच्चा वो होगा जो पूरा गुणा कर करा के चीजों को निकाल रहा होगा, जो कि बहुत लंबा फिर आपका सॉल्यूशन चला जाएगा, ठीक है ना। रिपीट करके देख लो। चलिए अगला सवाल। देखो यहां से ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 8 दिनों में बिछा सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे उस कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? चलिए देखो ए 2 स्टेशनों के बीच, मतलब जो ए था ना वो किसी कार्य को 8 दिनों में कर रहा था, बी था वो उसी कार्य को 24 दिनों में कर रहा था। चलिए सी की सहायता से, सी की सहायता का मतलब हो गया कि तीनों मिलकर वो उसी कार्य को 3 दिनों में कर रहे थे। भाई ए 8 दिनों में कर रहा था, बी 24 दिनों में कर रहा था। सी की सहायता से तीनों मिलकर वो उसी कार्य को 3 दिनों में बेटा कर रहे थे, ठीक है ना। चलिए सवाल में अपन से पूछा था सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये अपन से पूछा है। तो नॉर्मल, ये तो नॉर्मल सा सवाल है। एलसीएम ले लो 24, 24 में 8 का भाग 2 3, 24 में 24 का भाग 2 1, 24 में 3 का भाग 2, यहां से 8 हो गया, ठीक है ना। इस सी को टोटल जो कार्य है मेरे प्यारे बच्चों कितना करना है? 24 कार्य करना है। अच्छा सी की समता कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे तीनों की समता में से दोनों की समता घटाएंगे तो किसकी समता मिलेगी? सी की समता मिल जाएगी।
भाई तीनों की समता में से ए और बी की जैसे समता घटाएंगे ना वैसे सी की समता मिलेगी। तो 8 में से 4 घटाएंगे बेटा 4। अच्छा यहां से समय का जो उत्तर है वो आता कैसे है? आप बोलेंगे सर कार्य में समता का भाग देंगे, ठीक है ना। तो इस सी को टोटल मिलाकर 24 कार्य करना था और सी की समता मेरे प्यारे बच्चों 4 है। तो यहां से जो सी को समय लगेगा वो कितना लगेगा बेटा? यहां से 6 लगेगा, जो कि यहां से कौन से नंबर के ऑप्शन में है? 3 नंबर के ऑप्शन में है, ठीक है ना। चले अगला सवाल। चलिए देखो यहां से अगले सवाल में देखो क्या बोला गया था। ऋषि के पास 1612 है, मतलब रुपए 1612 है। उन्होंने इसे अपने बेटों सान और पीयूष में बांट दिया। उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि सान और पीयूष को क्रमशः 19 और 20 वर्ष के बाद समान राशियां, जब भी समान राशि की बात करेगा, कहने का मतलब मिश्र धन, मतलब यहां से जो अमाउंट है वो अपन को क्या दे के रखा है? बराबर दे के रखा है। सिंपल सा फंड है, ठीक है ना। जब भी समान राशि की बात करेगा तो यहां से मिश्र धन बराबर दे के रखा है, अमाउंट अपन को बराबर दे के रखा है। ऋषि ने सान को कितनी राशि प्रदान की? ऐसे ही सवाल इससे पहले वाली क्लास में भी अपन ने किया था, ठीक है ना। चले सबसे पहले तो ये देखो भाई, ये सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का है कि साधारण ब्याज का है। अच्छा हिंदी वाला सवाल अपन पढ़ रहे थे तो अपन को पता ही नहीं लग रहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है कि साधारण ब्याज का सवाल है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है ना तो आप एक बार इंग्लिश वर्जन देख लेना, क्योंकि कई बार इंग्लिश वर्जन में चीजें सही लिखी रहती है। देखो यहां से आप बोलेंगे सर यहां से कंपाउंडेड लिख रखा है। कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। कहने का मतलब ये जो सवाल था वो किसका सवाल है? चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। कभी कभार हिंदी में आपको पता ही नहीं लगेगा, इंग्लिश में पढ़ लेना। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट आप बोलेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। चलिए अब इस प्रकार के सवालों को बनाने का तरीका मैंने क्या सिखाया था? बहुत आसानी से सिखा दिया था भाई। एक साइड आप 100 मान के चलेंगे, दूसरी साइड आप देखो 8% दर है तो 100 में 8 जोड़ो, आप बोलेंगे सर 108 हो गया। इस पैटर्न का सवाल जब चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल हो, दो टुकड़ों में किसी भी राशि को डिवाइड करना हो और मिश्र धन बराबर दे के रखा हो, इस पैटर्न के सवालों को बनाना कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है ना। एक साइड 100 मान के चलो, दूसरी साइड क्या मानेंगे भाई? दर अपन को दे के रखा होगा, सीधा दर को जोड़ो, 108 हो गया। अब इनकी पावर में ना, पावर में हमेशा क्या चढ़ाना है मेरे प्यारे बच्चों? पावर में हमेशा चढ़ाएंगे समय का अंतर चढ़ाएंगे, हमेशा ध्यान रखना। पावर में हमेशा समय का अंतर चढ़ाएंगे। कभी कभार इनकी डायरेक्ट उम्र भी दी जाती है तो आप फिर पावर में क्या चढ़ाएंगे? उम्र का अंतर आप लोग चढ़ाएंगे, ठीक है ना। कभी कभार उम्र भी दी जाती है तो उम्र का अंतर चढ़ा दो, या फिर समय का अंतर आप लोग चढ़ा दो। चलिए देखो 19 और 20 समय का अंतर 1, मतलब यहां से 1, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप बोलेंगे सर 100 की पावर में 1 100 ही होता है, 108 की पावर में 1 भी कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? आप बोलेंगे सर 1 ही होता है। चलिए कहने का मतलब जो राशि थी ना, कौन सी वाली राशि? ये 1612 जो राशि थी वो अपन को इन दो टुकड़ों में डिवाइड करना है। जैसे आप लोग इसको काटना चाहो तो काट लो, 4 से काटा 25, 4 दूनी 8, आप बोलेंगे 27। कहने का मतलब ये जो 1612 रुपए है अपन को इस अनुपात में डिवाइड करना है। अब कौन सा किसको मिलेगा? हमेशा ध्यान रखना कि जिसका समय छोटा उसको बड़ा दे दो, हमेशा यहां पर लिख लो समय छोटा उसको कौन सा भाग दे दो? बड़ा भाग दे दो। और यहां से जिसका समय
बड़ा है उसको कौन सा भाग दे दो मेरे प्यारे बच्चों, छोटा भाग दे दो। ठीक है ना, सिंपल सी कहानी है। जिसका समय छोटा बड़ा भाग दे दो, जिसका समय बड़ा छोटा भाग दे दो। सवाल में सान का पूछा गया था, तो सान का समय कितना था भाई? सान और पीयूष 19 और 20 था। कहने का मतलब सान का जो समय था वो 19 था, मतलब छोटा था। तो सान का समय छोटा है तो इसको बड़ा वाला भाग दे दो। दोनों में से बड़ा आप बोलेंगे सर यहां से 27 वाला भाग किसको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सान को मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अब एक तरीका यह भी है कि आप ऑप्शन से चेक कर लो, लेकिन डिवाइड करने की बात आ गई तो इसको तो नॉर्मल भी अपन कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन से चेक कर लो। भाई सान का हिस्सा 27 है, मतलब वो ऑप्शन अपना उत्तर होगा जो 27 का मल्टीपल होगा। अब 27 का मल्टीपल का मतलब क्या हो गया? मतलब आप बोलेंगे सर 27 का मल्टीपल मतलब जिसमें 9 का भाग जाएगा। ठीक है ना। चलिए, क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है क्या? आप बोलेंगे 5 7 12 और 8 20, 9 का भाग नहीं जा रहा। क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है क्या? 7 7 14 और 5 19, सर नहीं जा रहा। इसमें 9 का भाग जा रहा है क्या? 15 और 6, आप बोलेंगे 21, सर इसमें भी नहीं जा रहा। क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है क्या? 7 3 10 8 18, सर इसमें जा रहा था। तो ये अपना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना भाई। अपन ने ये पता कर लिया कि साइन को सान को ये 27वां भाग मिलेगा, मतलब अपना उत्तर वो ऑप्शन होगा जिसमें 27 का भाग जा रहा होगा। लेकिन 27 का चेक मत करना, आप 9 का चेक कर लो। ठीक है ना, क्योंकि 27 9 को भी विभाजित करता है, तो 9 का चेक कर दो। 9 से विभाजित नहीं है, 9 से विभाजित नहीं है, 9 से विभाजित नहीं है, तो आप बोलेंगे सर एक ही ऑप्शन 9 से विभाजित था। बाकी इस 1612 को जैसे ही इन दोनों अनुपात में डिवाइड करेंगे ना, तो इस सान का जो हिस्सा है ऑटोमेटिक 837 आ जाएगा। लेकिन मैं आपको समय बचाना सिखा रहा हूं। ठीक है ना। चलिए, चलिए देखो, अगला सवाल पर अपन आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल पर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक दुकानदार ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित किया तथा उसे 10% की छूट पर बेच दिया। यदि उसे 71% का लाभ प्राप्त होगा तो X का मान ज्ञात करो। अब X यहां पर क्या था? आप बोलेंगे सर X% अधिक अंकित किया। चलिए, तो जब भी इस पैटर्न का सवाल पेपर में देखो, यहां से कभी भी आपको लाभ परसेंट, कभी भी आपको यहां से लाभ परसेंट और यहां से छूट परसेंट आपको देख के रखा हो, तो हमेशा कौन सा तरीका लगाएंगे? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी भी लाभ परसेंट और छूट परसेंट अगर आपको देख के रखा हो, तो हमेशा कौन सा वाला तरीका आप लोग लगाएंगे? जैसे लाभ परसेंट आप बोलेंगे 20% और छूट परसेंट आप लोग बोलेंगे सर 30%। ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना भाई, लाभ 20% का हो रहा था तो ये तो 120 हो जाएगा। 30% की छूट है, जब भी छूट प्रदान करेंगे तो आप बोलेंगे सर घटाना पड़ेगा। 100 में से 30 को घटाएंगे, सर यहां से 70 आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, दोनों में से बड़ा वाला तो मेरे प्यारे बच्चों दर्शाएगा अंकित मूल्य को, दोनों में से छोटा वाला मेरे प्यारे बच्चों दर्शाएगा यहां से क्रय मूल्य को दर्शाएगा। ठीक है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लोग अपनाएंगे, यूं मान लो सवाल बहुत आसानी से बन जाएंगे। चलिए, वैसे यहां पर आप लोग बोलेंगे सर यहां से छूट परसेंट है ना, यहां से कितना दे के रखा है 10%, और यहां से जो लाभ परसेंट है ना वो कितना दे के रखा है, आप बोलेंगे सर 71% दे के रखा है। जब भी छूट परसेंट और लाभ परसेंट एक साथ दे के रखा हो, तो जो तरीका मैंने सिखाया उसको आप लोग बना लो। देखो, यहां से 10% की छूट तो आप बोलेंगे सर 90, 71% का लाभ तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा 171 हो जाएगा। तो एक नंबर 90 हो गया, एक नंबर 171,
छोटा वाला तो क्रय मूल्य हो गया और बड़ा वाला क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अंकित मूल्य हो गया। आई बात समझ में, ठीक है ना। बस यहां से सवाल में क्या करना है, आप बोलेंगे सर 9 से चाहो तो काट लो, है ना। आप बोलेंगे सर 9 से काट लो 10 बार, 9 एकम 9 कितना बचा, है ना, यहां से 19 बार, ठीक है ना। चले, सवाल में यही तो पूछा था कि जो अंकित मूल्य था वो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा है। बेटा इधर 10 है, इधर 0 लगाओ, 100 बन गया, इधर 0 लगाया, इधर भी 0 लगा लो। 100 के केस में बस डायरेक्ट अपन को देखना रहता है भाई कितना ज्यादा है। देखो यहां से कितना ज्यादा है, 90 ज्यादा है, तो जो परसेंटेज आएगा ना वो भी कितना जाएगा बेटा, 90% आ जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट आप कब देखेंगे, जब यहां से 100 हो। बाकी तो नॉर्मली तरीका तो पता ही है भाई कितना ज्यादा है, 90 ज्यादा है, बटे में स्टार्टिंग वाले को नीचे रखेंगे, गुणा करेंगे 100 से, ये तो तरीका आपको पता है। अब 100 की जगह 200 आएगा तो नीचे 200 रखो, 100 की जगह 300 आएगा तो नीचे 300 रखो, ठीक है ना। चले, लेकिन 100 वाले केस में सीधा ये देख लो भाई कितना ज्यादा है या फिर कितना कम है। देखो यहां से 90 ज्यादा है, मतलब 90% अधिक अंकित किया गया था, ठीक है ना। चले, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखो यहां से इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूं, नोट कर दो। दुगुना पावर में जाना, जैसे x प्लस 1/x, अगर यहां से n दे के रखा है, अगर डबल पावर में जाना है, डबल पावर का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x², तो यहां से n स्क्वायर माइनस का 2 आपको करना पड़ेगा। ये जो तरीका मैंने सिखाया है ना, ये आपको कौन सा तरीका सिखाया है बेटा, डबल पावर में जाने का तरीका सिखाया है। जैसे मैं यहां से आपको बोलना चाहूंगा x की पावर 4 1/x की पावर 4, अगर n दे के रखा है। अब डबल पावर का मतलब 4 का डबल कितना हो गया 8, वैसे ही इस 4 का डबल कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 8 हो गया। डबल पावर का मतलब दुगुना करना, आई बात समझ में, ठीक है ना। डबल पावर का मतलब दुगुना करना, जैसे 4 का डबल किया 8, 4 का डबल किया 8। चले, तो डबल पावर में कैसे जाना है, ऊपर वाला सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, इसका स्क्वायर किया n स्क्वायर, जैसे माइनस का 2 किया था तो यहां पर भी माइनस का 2 करो। तो यहां से डबल पावर में जाने का तरीका मैंने आपको यहां से सिखा दिया, ठीक है ना। चले, वैसे ही आप लोग यहां से लिख लो भाई x माइनस 1/x, एक नंबर तो ये हो गया, दूसरा नंबर। चलिए यहां पर भी डबल पावर में जाने का अपन तरीका सीखेंगे, ठीक है ना भाई। या तो प्लस देकर प्लस का पूछेगा, या फिर माइनस वाला देकर भी आप हमेशा ही प्लस वाले पर जाएंगे। कभी भी आप इससे डायरेक्ट यहां पर नहीं जाएंगे, कोई ये गलती मत करना, इस पर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, ठीक है ना। हमेशा जब भी डबल पावर पर जाएंगे ना, तो बीच में हमेशा किसका निशान आएगा बेटा, प्लस का निशान आएगा। तो यहां से वापस से इस n का स्क्वायर करो, देखो यहां से माइनस था तो इधर प्लस कर लो, ठीक है ना। बस यही आपको ध्यान रखना है, ये डबल पावर में जाने का तरीका मैंने सिखाया। अब यहां से आप लोग लिखो भाई 3 गुना पावर, 3 गुना पावर में अगर आपको जाना है तो उसका भी मैं यहां से आपको लिख देता हूं।
चलिए इन फॉर्मूलेज को आप लोग क्या करेंगे बेटा, नोट कर लेंगे, ये बहुत काम के फॉर्मूले, ठीक है ना। बाकी जब बीज गणित अपन पढ़ते हैं तो सारे फॉर्मूले और भी कई सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, लिखते हैं। लेकिन अभी के लिए एक देखो, 1 2 3 और 4, ये 4 फॉर्मूले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं। चलिए तो यहां से अपन को क्या देके रखा है, x माइनस 1/x, अगर यहां से 3 देके रखा है। आपसे सवाल में क्या पूछा गया था, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अच्छा डायरेक्ट ही अपन 4 गुना पावर में जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। सबसे पहले अपन को जाना पड़ेगा बेटा डबल पावर में, चाहे आपको माइनस का दे के रखा हो चाहे आपको प्लस का दे के रखा हो, जब भी डबल पावर में जाएंगे ना, बीच में हमेशा क्या आएगा बेटा, प्लस का निशान आएगा। तो यहां से डबल पावर में जाना कैसे सिखाया था भाई, 3 का स्क्वायर 9 और यहां से प्लस का 2, बेटा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। देखो यहां से n स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है ना। चले फिर यहां से अपन क्या करेंगे भाई, यहां पर पहुंच गए। अब इसकी भी डबल पावर भाई, 1 की डबल पावर 2, अब 2 की डबल पावर कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है ना। 2 की डबल पावर कितनी हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। तो आप लोग बोलेंगे भाई 11 का स्क्वायर 121 माइनस का। अब प्लस वाले से प्लस वाले पर मैं जा रहा था, आप बोलेंगे देखो यहां से प्लस वाले पर प्लस वाली डबल पावर पे जाऊंगा तो n स्क्वायर माइनस का 2 होता है। इन फॉर्मूलेज को अप्लाई करना सीखो, ठीक है ना। चलिए तो यहां से प्लस वाले पर प्लस वाली डबल पावर में जा रहा था तो n स्क्वायर माइनस का 2, 11 का स्क्वायर 121 माइनस का 2, तो आप बोलेंगे सर 119, जो कि कौन से नंबर के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से अगला सवाल, अगले सवाल पर बोला गया था पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 23 पाइपों का उपयोग करके 29 मिनट में भरा जा सकता है। यदि हम बताए गए समान क्षमता के 47 पाइपों का उपयोग करते हैं तो पानी की टंकी को कितने मिनट में भर सकता है। नॉर्मली ऐसे सवाल को अपन बनाएंगे M1 D1 M2 D2। चले देखो यहां से M मतलब इंसान भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, पाइप भी हो सकते हैं। तो यहां से आप लोग बोलेंगे भाई 23 पाइप, तो इस M1 के स्थान पर रखेंगे 23 और यहां से D का मतलब बेटा समय है। अब यहां से दिन नहीं है, यहां से समय है। अब समय घंटे में दे, मिनट में दे, बस वो आपको रखना है। तो इस D का मतलब बस समय है, तो यहां से समय 29 अपन को दे के रखा है बराबर में। अगली कंडीशन में पाइप 47 आ गए, तो यहां से 47 और ये D2 अपन को निकालना था। D का मतलब समय है, मतलब दिन अपन लिखते हैं लेकिन वो समय ही होता है, ठीक है ना। चलिए बस यहां से, अब यहां से बात को समझना भाई 47 आप बोलेंगे सर नीचे आ जाएगा। जैसे ही इसको हल करेंगे बेटा उत्तर निकल के आ जाएगा। अब इसको हल करना मैं आपको सिखा रहा हूं। इस सवाल को लेने का पर्पज पता ही क्या था, इस सवाल को लेने का पर्पज ये था कि आप जो कैलकुलेशन है ना वो आप लोग थोड़ी सी स्मार्टली कर पाओ। जैसे यहां से मैं आपको बोलना चाहूंगा भाई 180 में अगर यहां से 91 का भाग देना है तो 2 प्रकार के लोग होंगे। कौन कौन से प्रकार के लोग होंगे सर, 180 बटे में इस 91 को अगर थोड़ी देर के लिए 90 मान ले, भाई मान सकते हैं ना 91 है 90 मान लिया तो क्या हो गया, ज्यादा कोई अंतर थोड़ी आएगा। 180 में 90 का भाग आराम से जा रहा था, ठीक है ना। चले लेकिन एक बात को ध्यान रखना, अगर अपन ने कम माना, अगर अपन ने कम माना है तो अपना उत्तर भी 2 से कम होगा। अब 2 से कम का मतलब क्या हो गया, 1.9 आ जाएगा, 1.8 आ जाएगा, 1.7 आ जाएगा। अगर अपन ने कम माना
तो अपना उत्तर भी इस 2 से कम मिलेगा, ठीक है ना। चलिए चलिए अब यहां से मैं आपको एक और सवाल लेता हूं बेटा। जैसे 180 है, आप बोलेंगे सर 89, तो वापस से आप लोग क्या करेंगे सर, इस 89 को है ना आप लोग क्या लिख लो बेटा 90 लिख लो, क्योंकि आराम से भाग चला जाएगा बेटा 2 बार। लेकिन अपना उत्तर 2 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, कैसे पता चलेगा भाई, आपने ज्यादा माना ना आपने, 89 से 90 आपने माना है, ज्यादा आपने माना है, तो आपका जो उत्तर है ना वो 2 से ज्यादा आएगा। अब 2 से ज्यादा का मतलब ऐसा नहीं आएगा कि 3 आ जाएगा, 2.1, 2.2, 2.3, मतलब ऐसे पॉइंटों में मामला बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलिए वैसे अपन क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 47 की जगह अपन क्या मान लो बेटा 46 मान लो, मान सकते हैं ना भाई। 47 की जगह अपन क्या मान लो 46 मान लो। क्यों माना, क्योंकि 23 46 को आराम से काट रहा था बेटा, 2 बार काट रहा था। 29 में 2 का भाग देंगे, आप बोलेंगे सर यहां से 14 पॉइंट कितना आ जाएगा भाई, 4 दूनी 8, यहां से एक 14.5 आ जाएगा। अब यहां से देख लो भाई 14.5 के आसपास वाला ऑप्शन कौन सा है सर, 14.5 के आसपास वाला ऑप्शन एक ही ऑप्शन था, तो यहां से उत्तर कितना मिलेगा बेटा, यहां से उत्तर अपन को 14.19 मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, जैसे आपने कम माना तो अपना उत्तर भी कम होगा, 14.5 से कम होगा। अब जो बच्चा थोड़ा सा जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते ना, वो 14.5 और 14.19 में डाउट कर सकता है। एक्चुअली पॉइंट के बाद हमेशा आप 2 संख्या लिखा करो, जैसे ये 14.5 नहीं होता, ये 14.50 होता है, ठीक है ना। आपने कम माना तो अपना उत्तर भी कम आएगा। अब 14.50 से कम 14.19, मतलब यहां से उत्तर कितना आ गया, मतलब इतना करने की जरूरत नहीं है। 14.50 के आसपास वाला देख लो बेटा, आसपास वाला एक ही ऑप्शन था, ठीक है ना। चलिए चलिए देखो, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा सवाल है। जब भी ऐसा सवाल पेपर में आता है तो थीटा का मान पुट कर लो। अब कितना पुट करेंगे, कितना भी पुट कर सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। कितना भी पुट कर लो लेकिन नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, मतलब कभी भी ऐसे कंडीशन नहीं आना चाहिए कि बटे के नीचे 0 आ गया, ठीक है ना। चलिए नॉर्मली कोशिश किया करो कि थीटा का मान आप कितना पुट करो बेटा, 45 डिग्री पुट करो। बाकी आप 45 की जगह 30 रखो, 60 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उत्तर तब भी निकल के आएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे 1+ में आप 45 डिग्री पुट कर लो, tan 45 डिग्री बेटा 1 होता है, वैसे कोट 45 डिग्री भी 1 होता है, ठीक है ना। सेक 45 डिग्री, आप मुझे बताओ कोस 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, सेक 45 डिग्री मतलब √2, ठीक है ना। तो यहां से आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, सेक 45 डिग्री बेटा √2 होता है, लेकिन यहां से सेक स्क्वायर था, √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो यहां से 2 निकल के आ गया। चलिए वैसे कोसेक 45 डिग्री भी √2 होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे, यहां से 2 निकल के आ गया। सर यहां से 3 और यहां से 4, तो यहां से अपना जो करेक्ट उत्तर है वो -1 यहां से आना चाहिए था, है ना। नहीं नहीं, यहां पर ये 3 ही था, ये यहां पर 3 ही था, ठीक है ना, इसको 3 ही कर लो, यहां पर ये 3 ही था। चलिए तो यहां से आप लोग बोलेंगे सर 3 4 5 -4, आप बोलेंगे 1 बेटा, 1 कौन से नंबर के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में, वहां पर 3 था, ठीक है ना। तो tan 45 है, कोट
45 एक और वहां से सेक 45 डिग्री रूट 2 उसका स्क्वायर 2, कोसेक 45 डिग्री रूट 2 उसका स्क्वायर 2, यहां से 5 4। आप बोलेंगे सर उत्तर कितना जाएगा आपका 1, ठीक है ना। चलिए चलिए देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां से बोलेंगे यदि माल 450 में खरीदा गया और 1/3 माल 10% की हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष माल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए। इस पैटर्न का बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। देखो करना कैसे बात, चले देखो यहां से अपन को कुछ नहीं करना, यहां से कुछ करना ही नहीं है, बहुत सिंपल सी कहानी है। ऊपर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चले पहली बात तो जब भी यार परसेंटेज में उत्तर पूछा जाए ना, जब भी परसेंटेज में अपन से उत्तर पूछा जाए, आप यहां से क्या मारेंगे, रुपए को गोली मारेंगे। रुपए को गोली मारने का मतलब क्या हो गया भाई, रुपए को आप लोग इग्नोर कर दो, ठीक है ना। जब भी परसेंटेज में उत्तर पूछा जाए तो ये जो रुपए अपन को दे के रखा है, इनका अपने सवाल से कोई वास्ता नहीं होता। 450 अगर 100 मान के चलो, 200 मान के चलो, 300 मान के चलो, उत्तर वही निकल के आएगा, ठीक है ना। चले तो यहां से अपन को कुछ नहीं रखना, यहां से अपन को रखना है मेरे प्यारे बच्चों संख्या रखना है, नीचे अपन को क्या करना है, इनका परसेंटेज रखना है, ठीक है ना। अब इस 1/3 का 10% की हानि दे के रखा है। अब इस 1/3 का मतलब समझो भाई, 1/3 का मतलब समझो भाई, कुल मिलाकर नीचे वाला हमेशा किसको दर्शाएगा, ठीक है ना, और ऊपर वाला किसको दर्शाएगा, आप बोलेंगे जिसकी अपन बात कर रहे थे उसको दर्शाएगा। तो यहां से संख्या कितनी है बेटा, 1 है, और यहां से 10% की हानि, तो माइनस का 10 रख दो, हानि को माइनस और लाभ को प्लस, ठीक है ना। चले फिर आप बोलेंगे सर टोटल मिलाकर संख्या 3 थी, 1 की बात यहां कर रहे थे, तो 2 की बात अपन को यहां पर करनी पड़ेगी। चले तो यहां से आप बोलेंगे सर 1 और 2 मिलाकर कुल, भाई 1 पर 10% क्या नहीं, तो आप बोलेंगे सर शेष 2 बचा, दोनों को मिलाएंगे तो 3 अपना क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कुल हो गया। देखो पूरे लेन देन का मतलब कुल ही होता है, ठीक है ना, और इस कुल पर 20% का लाभ देके रखा है, मतलब इस 3 पर 20% का अपन को लाभ देके रखा है। ये वाला मेरे प्यारे बच्चों कौन सा था, ये शेष वाला था, और इस शेष का ही अपन को क्या करना था बेटा, निकालना था, ठीक है ना। तो 1/3 में आप बोलेंगे सर ये 10%, तो 10% क्या नहीं, 3 में से 1 की बात यहां पर कर दी, तो 2 की बात यहां पर करेंगे, ठीक है ना, और ये 2 अपना शेष तो कहलाएगा। चले दोनों के मिलाएंगे तो ये 3 आपका क्या कहलाएगा बेटा, कुल कहलाएगा, और यहां से कुल मतलब पूरा लेन देन होता है, इसमें 20% का लाभ देके रखा है। सवाल में यही तो पूछा था भाई, शेष माल को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए, इस 1 का तो 10% क्या नहीं, तो ये जो शेष माल था इसको कितने परसेंट के लाभ या हानि पर बेचेंगे, ठीक है ना, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहां से कुछ नहीं करना, ठीक है ना। इन दोनों को गुणा करो, आप बोलेंगे माइनस का 10, इन दोनों को गुणा करो, आप बोलेंगे 2x, यहां पर प्लस का निशान आ गया, इधर बराबर था बराबर लो, इन दोनों को गुणा करेंगे, आप बोलेंगे सर यहां से कितना आ गया बेटा, 60 आ गया। बस यहां से x का मान निकाल लो, माइनस का 10 उधर जाएगा, आप बोलेंगे सर प्लस का 10, 2x बराबर में 70, 2 इसको काटेगा 35, तो यहां से अपना करेक्ट उत्तर कितना निकल के आ गया बेटा, यहां से 35% निकल के आ गया, ठीक है ना। चलिए तो जब भी परीक्षा में इस प्रकार के सवाल आए, आपको क्या करना है, बस ऐसे आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए
देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वाला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। चले, इस सवाल को ऐसा कोई भी टीचर नहीं होगा जो अपने क्लास नोट्स में नहीं करवाता होगा, करवाते होंगे सारे टीचर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा भाई परीक्षा में अगर आ गया तो बनाना कैसे होता है, ठीक है ना। ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का अभी का 2025 का पूछा गया सवाल है। देखो यहां से आय का अनुपात देके रखा है, उनकी बचत भी अपन को देके रखा है, यदि व्यय का अनुपात, देखो यहां से कौन कौन थी बेटा, सीमा थी और यहां पर दर्शन था, ठीक है ना। देखो यहां से इनका जो व्यय का अनुपात है, आप बोलेंगे सर 11:16 है। सवाल में क्या बोला गया था, सीमा और दर्शन का जो कुल मिलाकर व्यय है ना वो कितना है। आप बोलेंगे सर सीमा का व्यय 11, दर्शन का व्यय 16, टोटल मिलाकर व्यय की बात करेंगे तो टोटल मिलाकर व्यय कितना हो गया, आप बोलेंगे सर 27 हो गया। अब अपना उत्तर वह ऑप्शन होगा जिसमें किसका भाग जा रहा होगा, 27 का भाग जा रहा होगा। लेकिन आप 27 का चेक मत करो, आप 9 का चेक कर लो। भाई कोई भी संख्या 27 से विभाजित होगी तो 9 से तो होगी होगी, ठीक है ना। 9 का भाग, चलिए आप बोलेंगे सर यहां से 9 का भाग जा रहे हैं क्या, बिल्कुल जा रहा था, ठीक है ना। चलिए इसमें 9 का भाग जा रहे हैं क्या, आप बोलेंगे सर नहीं जा रहा। इसमें 9 का भाग जा रहे हैं क्या, आप बोलेंगे नहीं जा रहा। क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है क्या, 6 4 10 11 13 और 5 18, मतलब जा रहा था। मतलब यहां से 2 ऑप्शन अपन को ऐसे मिल चुके हैं जिसमें किसका भाग जा रहा था, 9 का भाग जा रहा था। तो अब अपन को कुछ नहीं करना, अब अपन 27 का भाग देके देख लो। क्या इस 63,000 में, भाई मुद्दा तो 27 का था, क्या 63,000 में 27 का भाग जा रहा था क्या, देख लो। 9 3 27, 7 नाम 63, 7,000 में 3 का भाग नहीं जा रहा। कहने का मतलब इसमें 27 का भाग नहीं। तो आप बोलेंगे सर एक ही ऑप्शन बचा जिसमें किसका भाग चला जाएगा, बेटा 27 का भाग चला जाएगा, ठीक है ना। हर टीचर अपने क्लास नोट्स में इस वाले सवाल को करवाते हैं। इसका जो रियल तरीका होता है ना वो क्रॉस वाला तरीका होता है। अपनी क्लासेज में तो अपन करवाते हैं, नॉर्मल सा सवाल है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परीक्षा में आ जाए थोड़ा सा दिमाग ऐसे लगाएंगे। अभी रिसेंट का पूछा गया सवाल है, दोनों का व्यय 27, अपना उत्तर वो ऑप्शन होगा जो 27 से विभाजित हो रहा होगा, ठीक है ना। अब 27 का नहीं देखकर 9 का देख लो, 2-3 ऑप्शन तो वैसे हट जाएंगे, बाकी 1-2 ऑप्शन जो भी बचे 27 कई भाग देके देखोगे तो एक ऑप्शन वैसे कट जाएगा। चलिए देखो यहां से इस सवाल को कैसे बनाएंगे। बेटा सवाल था 8.27 फिर ऐसे था। चलिए इस सवाल को बनाना कैसे है, आप बोलेंगे सर 8 पॉइंट, जो भी संख्या रिपीट कर रही थी उसके ऊपर बार लगा लो, ठीक है ना। देखो यहां से वैसे ही समझ में आ रहा था सर 27 रिपीट कर रहा था, तो 27 के ऊपर अपन क्या लगा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बार लगा लेंगे, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे। भाई 2 फिर 7 आया, 2 फिर 7 आया, 2 7 आया, 2 7 2 7 ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है ना। चलिए तो यहां से कहने का मतलब ये जो 27 था ना मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो रहा था, रिपीट कर रहा था, तो इसके ऊपर अपन ने बार लगा लिया। जो भी रिपीट करेगा उसके ऊपर क्या लगा लो, बार लगा लो। अब जब भी इस पैटर्न का सवाल आए कि सर पॉइंट के पहले भी है पॉइंट के बाद में भी है, तो पॉइंट के पहले वाले को तो आप ऐसे कैसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट के बाद वाले को आप अलग से लिख लो, ठीक है ना। पॉइंट से पहले वाले को अलग कर दो, पॉइंट के बाद वाले को अलग कर दो। अब इस 8 को तो क्या हल करेंगे, लेकिन इसको अपन हल कर सकते हैं। जैसे आपको तो पता ही होगा ना सर, यहां से इसको हल करना है तो 35 कितनी संख्या के ऊपर बार लगा है, 2 संख्या के ऊपर बार लगा है, तो नीचे कितने 9 लगा लेंगे, यहां से 2 9 लगा लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहां से आप लोग बोलेंगे सर 345
तीन संख्या के ऊपर बार लगा है तो नीचे कितने 9 लगाएंगे? 3 9 लगाएंगे। बाकी नॉर्मली जो क्लासेज होती है उसमें अपन पूरा पढ़ते हैं। चलिए देखो यहां से 27, नीचे अपन 2 बार 9 लगा लेंगे क्योंकि 2 संख्या के ऊपर बार था, काट लो। 9 से काटा 3 बार, 9 से काटा 11 बार। आप बोलेंगे सर यहां से 8 प्लस में इधर कितना आ गया बेटा? 3/11 आ गया। चलिए इसको हल कर लो। 11 इंटू 8 अट्ठे से 3 कितना हो जाएगा? 91/11। तो यहां से अपना जो करेक्ट उत्तर है वो कितना निकल गया? 91/11। ये भी अभी एनटीपीसी का पूछा गया सवाल था। चलिए तो आज की क्लास में इतना काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर ग्रुप डी में सच में गणित में स्कोर करना है ना तो इन क्लासेस को मिस मत किया करो, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, 7वें नंबर की क्लास में, अगली क्लास जो होगी। नमस्कार।